तो क्या ये विज्ञापन ज्ञान और कौशल के अंतर को उभार नहीं रहा? व्यवहारिक चतुराई पात्रता तो जरूर है तो जरूर ज्ञान में भी कुछ कमी रही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इंजीनियर की जरूरत ही नहीं है, जो नौकरियां हैं वो असंगठित क्षेत्र के इलेक्ट्रिशियन, फिटर या प्लम्बर टाइप के काम में हैं, जिन्हें रखना और निकालना आसान है। वैसे इंजीनियरिंग पे भी ये बात लागू है। स्पायरिंग माइंड्स की एक रिपोर्ट इंटरनेट से मिली जो इसी साल फरवरी में आई है। इसके अनुसार 20% से भी कम इंजीनियर जो आईटी क्षेत्र में नौकरी के लायक हैं, मतलब जो आईटी कंप्यूटर कम्युनिकेशन पढ़ते होंगे उसमें से 20% काम के लायक हैं, और 8% से भी कम इंजीनियर जो हैं कोर इंजीनियरिंग के विषय में नौकरी के लायक हैं, मतलब मैकेनिकल, केमिकल, इस तरह की इंजीनियरिंग। जब 90% से ज़्यादा सबको नौकरी चाहिए मगर मिल नहीं रही है। स्पायरिंग माइंड्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी एक लिखा है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था में पढ़े लिखे बेरोजगारों की ऐसी तादाद हो, यह उसकी कुशलता के लिहाज से भी अच्छा नहीं है और सामाजिक स्थिरता के हिसाब से भी। कंपनी ने कारण यह बताया कि पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, अपने विषय का बुनियादी ज्ञान नहीं है, और कॉलेज के कोर्स में तो हैं सारी चीजें मगर शिक्षण का स्तर या सिखाने की कला ज्यादातर कॉलेजों में बेहद खराब है। 6 सितंबर के इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है कि केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में एक बयान दिया है कि वो कह रहे हैं कि, और वो नेस्कॉम की रिपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं कि 15% ही इंजीनियर नौकरी के योग्य हैं। वेंकैया कह रहे हैं वक्त आ गया है कि हम ये सोचें कि क्या हमारे पास क्वालिटी के इंजीनियर हैं। चीन के छात्रों का लगभग 34% इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, जबकि भारत में ये 6% ही है, और सोचिए कि इनमें से ज़्यादा बड़ा प्रतिशत नौकरी के लायक नहीं है। क्या वेंकैया ये कह रहे हैं कि और अधिक इंजीनियर की ज़रूरत है, या वो ये कह रहे हैं कि जितने निकल रहे हैं उनकी ही क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, या वो दोनों बात कह रहे हैं? एक सवाल यह भी है कि अगर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और टेक्नीशियन की मांग बढ़ रही है तो उसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है? क्या हमारे पास ऐसी कोई योजना है, ऐसे कोई सेंटर हैं जो ऐसी नौकरियों के लिए कम पैसे में प्रशिक्षण दे सकें? ज़्यादातर लोग तो अपने अनुभव से सीख कर ही इस तरह की अस्थायी नौकरियां पाते हैं। तो कई तरह के एंगल हैं, हम बात करेंगे आज प्राइम टाइम में। हमारे साथ सुनील गोयल जी हैं। आप ग्लोबल हंट नौकरी देने वाली एक कंपनी है, नौकरियों का व्यवस्था कराने वाली। अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो उससे काफ़ी बड़ी कंपनी प्रतीत होती है। तो कॉम्पिटेंट रिक्रूटमेंट सर्विसेज मतलब आपका ये मोटो है। तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऋतुपर्णा चक्रवर्ती हैं, सीनियर वीपी टीम लीज, जिनके सर्वे का हमने जिक्र किया और जिनसे पहले भी हमने बात की है। दिलीप चिनॉय हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। और लोकपाल साहब हैं, वो प्रिंसिपल हैं ITI पूसा के। तो 4 योग्य लोग हैं हमारे साथ, और हम प्रयास करें कि बर्लिन में मौजूद हमारे मित्र और डॉयचे वेला के पत्रकार अनवर से भी बात हो जाए थोड़े इसके सेक्टर के बारे में। सुनील गोयल साहब, जब ये सर्वे आया, 2 बातें मैं इस बहस में ले आया हूँ कि इंजीनियरों की गुणवत्ता वगैरह उस पर भी, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी कि प्लम्बर को ज़्यादा सैलरी मिल रही है और टेक्नीशियन को ज़्यादा सैलरी मिल रही है? ये अच्छी बात है उनकी नज़र से या बुरी बात है इंजीनियर की नज़र से? देखिए, 2 तरह की स्थिति होती है। एक होती है कोई अस्थाई या टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है किसी भी चीज़ का, और आप हमारे देश में देखेंगे तो प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है या वेल्डर है, ये हमेशा इस तरह के स्किल्स माइग्रेट होते रहे। अच्छा, हमारे यहाँ से अच्छा। मिडिल ईस्ट के मार्केट में हमेशा माइग्रेट होते रहे। तो हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं रहा है जहाँ पे कि हम ये बता सके कि ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन है, शिक्षित है। ये वो एक हेल्पर की तरह आता है और काम करते करते अपने उस्ताद के साथ सीख जाता है। स्ट्रक्चर सिस्टम नहीं है, मैं रोक रहा हूँ, उसके मतलब आप क्या समझ रहे हैं? मतलब अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारे ITI हैं, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, बट वहाँ से इलेक्ट्रीशियन कितने ट्रेंड होके निकलते हैं या वहाँ से प्लम्बर कितने ट्रेंड होके निकलते हैं, आई थिंक उनकी संख्या अगर आज हम गिनती में करें और आप अगर 100 प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन पे सर्वे करें तो उसमें शायद आपको 5% भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो वहाँ से निकल के आए। यानी अगर हम उनकी एबिलिटी देखें मार्केट में कि ये क्या सच में वहाँ से पढ़ाई करके आए, ये उनको पता है, या ये काम करते करते सीख गए हैं, तो आपको ज़्यादा प्रतिशत वो मिलेगा जो काम करते करते सीख गए। तो उनके पीछे कोई एक एजुकेशन या कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं किया गया जिससे कि हम उसको ये बता सके। तो वो एक जो सैलरी है वो डेली वेजेज पे कैलकुलेट की गई है। अगर आप आज के डेट में देखें तो 300 रुपये से 500 रुपये अगर रोज का आप एक इंडिविजुअल का कैलकुलेट करते हैं तो वो महीने का 12 से 15 हज़ार आ जाता है। तो अगर वो डेली वेज कैलकुलेशन अगर सैलरी का आप करेंगे और उसका कंपैरिजन अगर हम एक कंप्यूटर साइंस के बच्चे से करें या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या मैकेनिकल किसी से भी करें, ये बात आपकी सही है कि इनिशियली हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या जितने भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं
वो एक तरह से वहाँ बाढ़ आई कि हर माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है और हर कॉलेज एक इंजीनियर की पढ़ाई करवाना चाहता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक वो गैप को एजुकेशन के उच्चतम स्तर से नहीं फिल करके जैसे कागजी डिग्री देते जाइए, टीचर है नहीं है लेकिन कोई एडहॉक बुलाया उसको कोई एडहॉक बुला के डिग्री दे दी गई है। तो डिग्री देने के उसमें क्या हुआ, आपको पेपर डिग्री तो मिल गई, बट अल्टीमेटली आपका एजुकेशन जो आपकी लर्निंग है, जो 4 साल का आपने एजुकेशन लिया, वो कहीं ना कहीं आपके स्किल से मैच नहीं हो पाया जो मार्केट की डिमांड है। तो डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो गया स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिमांड आज की डेट में भी बहुत है, आपने कई डेटा बताया, अगर आप ILO का डेटा देखें तो हमारे यहाँ 48% डेफिशिएट है स्किल लेबर का। पर मुझे ये बताइए कि ये जो स्ट्रक्चर तरीके से जो आप कह रहे हैं कि बाहर चला जाता है हमारा और यहाँ नहीं मिलता है, इसमें चाहता हूँ कि थोड़ा इसको भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो है इसका मतलब लायक हैं टेक्नीशियन प्लम्बर हमारे पास जो बाहर चला जा रहा है उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, इंग्लैंड में ज्यादा मिल रहा है। हमारे देश से अगर देखें तो लेबर माइग्रेशन होता रहा है पास्ट में। स्किल्ड लोग यूरोप एंड US गए हैं जो IIT और IIM से निकल के आते हैं, और जो सेमी स्किल्ड लोग हैं वो मिडिल ईस्ट मार्केट में गए हैं या हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे गए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है उनको एक स्ट्रक्चर्ड सैलरीड का जॉब नहीं मिलता था, नहीं मिलता है, उन देशों में मिलता है, उन देशों में मिलता है। तो वहाँ पे एक तरह से माइग्रेशन होता वहाँ है। पक्की नौकरी जैसी व्यवस्था है, यहाँ वैसी नहीं है। हाँ, आज की डेट में अगर कोई 50 वेल्डर या 100 वेल्डर आके बोले कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड नौकरी मिल जाए, उनको नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। जबकि फैक्ट्रीज बहुत है बट वो स्ट्रक्चर्ड सर्च नहीं है, वो नहीं देती हैं। या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ये बता सके कि ये 200 प्लम्बर है जिसको कि एक बाथरूम फिटिंग कंपनी रिक्रूट कर सकती है अपने यहाँ अपने प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने के लिए। तो वो या तो खुद ट्रेन कर रही है या एक कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज्ड अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को लेके ऑन द जॉब ट्रेन कर रही है। तो एजुकेशन के बाद जॉब नहीं है। जो जिस जॉब की हम बात कर रहे हैं वो पहले जॉब है, उसमें एजुकेशन तो कहीं है नहीं। तो ज्यादातर ये अंतर समझना पड़ेगा कि पहले जॉब है उसमें एजुकेशन नहीं है और एक में एजुकेशन के बाद जॉब नहीं है। ऋतुपर्णा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी गोयल साहब कह रहे हैं कि ज्यादातर ऐसी नौकरियां जो हैं, जो हमारे देश में दिक्कत ये है कि वो हम अनुभव से उसको सीख लेते हैं, लेकिन उनका कोई स्ट्रक्चर तरीका नहीं है कि आप यहाँ से सीखें, या फिर जो जिस जर्मनी के हम मॉडल का जिक्र कर रहे थे, आप जानती हैं कोई और मॉडल तो आप भी बता सकती हैं, लेकिन जब हमारे देश में इन सब को अस्थायी ही काम मिलेगा तो मुझे लगता है कि फिर इंजीनियर से तुलना करना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में जरूर इंजीनियर टेक्नीशियन या प्लम्बर या उससे आगे जाकर गेन करता होगा, ज्यादा कमाता होगा। रवीश जी, पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगी आपको कि आप इस विषय पे इतना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आजकल प्राइम टाइम में ऐसे विषयों पे डिस्कशन नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान में रखना चाहिए इस टाइम पे, 90% बच्चे जो कॉलेज से बाहर आ रहे हैं उनके पास नॉलेज होते हैं बट ज़ीरो स्किल्स, और 90% काम जो अवेलेबल है अभी मार्केट में वहाँ पे स्किल की ज़रूरत होती है, हुनर की ज़रूरत होती है, नॉलेज की नहीं। सबसे बड़ा मिसमैच आज के टाइम पे इस बात पे है। अब सवाल आता है इंजीनियर्स वर्सेस इलेक्ट्रिशियन। कभी भी हमारा जो स्टडी का इंटेंशन था, ये इंटेंशन नहीं था कि देश में इंजीनियर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और सिर्फ इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत है। इंजीनियर्स की ज़रूरत है बट एक हद तक है। जो हम आपने जो डेटा शेयर किया है हमारे साथ, तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा है, उनकी प्रोडक्टिविटी लो है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट इज़ नॉट मोर देन 30%। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस कर्नाटका में क्लोज डाउन कर रहे हैं। सवाल आता है इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियंस की डिमांड इलेक्ट्रिशियन सिर्फ नहीं है, बहुत सारे ऐसे हुनर है, जैसे मैंने 4-5 का नाम अगर आप गिना दे तो, क्योंकि वो बार-बार वेल्डर्स, वेल्डर, प्लम्बर्स, वेल्डर्स, फिटर्स, ये सारे प्रोफाइल्स, और ये नहीं बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स हैं अब जिसमें स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया जा रहा है। ये मानना गलत होगा कि ये सारे जॉब्स अस्थाई है,
बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इंडस्ट्रियल कंपनीज, ये इन लोगों को अपने रोल पे स्थायी रूप से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हैं। बट ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स में है उसी में 2% लोगों के पास किसी तरह का फॉर्मल ट्रेनिंग है। आप भूल जाइए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा है, वहां पे तो फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग करना नामुमकिन हो गया है। तो द प्रॉब्लम है कि डिमांड है, बट आगे भी ये देखना चाहिए कि बिकॉज ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर, हमारा सोशल ऐसे सारे इंडिकेटर्स है आसपास जहाँ की पेरेंट्स अपने बच्चों को इलेक्ट्रिशियन क्यों देखना चाहेगा। सबको लगता है कि उसका क्या दर्जा होगा सोसाइटी में, बट ये लोग एक विशियस सर्कल बन गया है हमारे आसपास, जहाँ पे लोग ये नहीं सोच पा रहे कि हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं और जिसमें उनको अच्छा लाइवलीहुड मिल सकता है स्थायी रूप से। हाँ, वो समाज और मनोविज्ञान वो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है और उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अभी सुनील ने एक बात कही कि 200 प्लम्बर की जरूरत है, ठीक है, ये कहां से पता चलेगा? अंत में अगर हम कापासेड़ा या ऐसी जगहों पे जहां फैक्ट्रियां हैं वहां दीवारों पर पेवमेंट के नीचे छोटे छोटे सफेद रंग के पोस्टर छपे होते हैं, या कहीं कि 5 स्टार होटल में कर्मचारी की जरूरत है 350 है, ठीक है, तो ये एक वो एक सामाजिक हैसियत और दर्जे वाली बात तो आ रही है। लेकिन अगर इस तरह के पोस्टर ज्यादातर बताते हैं कि हम इसको ढांचागत या स्थायी तरीके से नहीं दे रहे हैं नौकरियां, तभी ये शायद इस तरह की इसमें व्यवस्था है। एक तरह से देखा जाए ये इसीलिए हो रहा है, और इसीलिए और भी और ज्यादा हो रहा है क्योंकि लोगों को ये सब लोग मिलने का और कोई चारा नहीं है, यही सब चैनल्स यूज करना होता है। क्योंकि ये सब वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा हायरिंग होती है। स्ट्रक्चर्ड वे में हमको भी खुद पता नहीं चलता है। जैसे मैंने कुछ ही दिन पहले ही कहा था कि इस टाइम पे, आज के दिन पे इंडिया का एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उन्होंने हमको बोला हुआ है अगर आप हमें कल आके 1 लाख इंजीनियर्स, फिटर्स, वेल्डर्स लाके दे सकते हैं, हम उनको ले लेंगे। पर ये कुछ ज्यादा नहीं लगता है 1 लाख संख्या एक कंपनी कोई कहे तो? मुझे कुछ एग्जैजरेशन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। सुनील जी इसमें कुछ इसमें मैं 2 चीज बताना ये चाहूंगा। उनके लिए बड़ी बात नहीं है, इस तरह का डिमांड है अभी मार्केट में। एक तरफ हम बात बेरोजगारी की करते हैं, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास लाखों की डिमांड है मार्केट में, और ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कि इसको मैच मेकिंग में कहाँ लेके जाए। मुझे क्या लगता है कि हर इंडस्ट्री फोरम को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऑटोमोबाइल है या हम वेल्डर की बात करते हैं या फिटर की बात करते हैं या प्लम्बर की बात करते हैं, कोई भी है, हर इंडस्ट्री को हर इंडस्ट्री का फोरम होता है हर चीज़ के डिमांड के लिए। उसी तरह एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक फोरम होना चाहिए उनके कंपनी स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड की जनरेट करने की, उनको किस स्किल्स के लिए लोग चाहिए, और उसके बाद वहां पे वो अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड जो भी सोर्स को वो ऑप्ट करते हैं। आज की डेट में कंपनी भी अपने लिए रिसोर्स हायर करके ट्रेन करती है अपने हिसाब से, 3 महीने 6 महीने या जो भी पैसे उस पर खर्च करती है ट्रेनिंग पे, फिर उससे काम शुरू करवाती है। जवाब दीजिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। मैं जिस इमारत में रहता हूँ तो उसमें मैंने अचानक एक खिड़की पे एक लड़के को देखा कि वो 10वीं 11वीं मंजिल पे उसकी पुताई कर रहा है। तो मैं उससे बात करने लगा कि तुमने ये काम कब सीखा? तो उसने कहा कि 2 महीना पहले हम बिहार से आए थे यहाँ पे। तो मैंने कहा अचानक तुम 15-20 बोला? हाँ, 35 आते ही 2 दिन के बाद मैंने ऑब्जर्व किया और 35वीं मंजिल पे जाके वो पुताई करने लगा। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारे दिल्ली या महाराष्ट्र में घूमते ये अनुभव प्राप्त हुआ कि उड़ीसा के लोग प्लम्बिंग के काम में, जो उसके मजदूर वहाँ से आते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अब इनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। ऐसे लोगों को अगर व्यवस्थित स्ट्रक्चर्ड नौकरी में अगर जाने का मौका मिले तो क्या उनकी कमाई ज़्यादा होगी या कम होगी, या उसके मौके हैं या नहीं है, या ऐसे ही किसी बिल्डर ने काम कराया, पैसा दिया, उनका कोई रिस्क सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। हाँ, जो उस 12वीं मंजिल पे पुताई कर रहा था 10वीं मंजिल पे, उसको जरूर अन्य मजदूरों की तुलना में 600 रुपए
की दिहाड़ी, कुछ ऐसा कुछ बताया था उसने। देखिए, इसमें कोरिलेशन में एस्टेब्लिश करना चाहूँगा। आज के डेट में हर कंपनी को एक CSR का इनिशिएटिव मिला है कि आप अपना CSR तो पे स्पेंड प्रधानमंत्री कह रहे हैं टॉयलेट बनवाइए, ये भी कीजिए, वो भी कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जो पेंट की कंपनीज है, एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, या जितने भी तमाम पेंट्स हैं, अगर वो सारी पेंट्स की कंपनी इकट्ठे होके ये बोले कि मुझे 500 पेंटर ट्रेंड करने हैं जिनको प्रोफेशनल पेंटिंग आती हो, और वो एक छोटा सा उसका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बोलिए और स्ट्रक्चर्ड बना के अगर वो ट्रेन करके करते हैं, तो हमारे पास एक सर्टिफाइड ट्रेनर हो सकता है एशियन पेंट, सर्टिफाइड ट्रेनर बर्जर पेंट। और फिर सरकार को भी आइडिया मिल सकता है कि वो अगर ITI जैसी संस्थान अगर खोल रही है तो उसमें पेंटिंग भी सिखाई जा सकती है। चिनॉय साहब, हम जानना चाहते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, माफ कीजिएगा मैं धीरे धीरे से सबके बारी बारी से आता हूं ताकि कुछ बात तो लोगों तक पहुंचे। तो दिलीप चिनॉय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये अच्छी बात है कि दूसरे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो नौकरियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं और उनकी तनख्वाह ज़्यादा मिल रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इंजीनियर की अब ज़रूरत नहीं है? जो कोर इंजीनियरिंग का जो काम है वो शायद हमारे यहाँ से समाप्त हो चुका है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसमें इलेक्ट्रिशियन, फिटर या डक्टिंग इस तरह की खूबियां देख रहे हैं और नहीं मिलने पे उसकी पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री को ही नकार रहे हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं। नहीं, धन्यवाद। मैं दो तरीके से इसको आंसर करना चाहता हूं। एक, जो पहले जो गोयल साहब ने जो कहा था, मैं उसकी थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं। जो NSDC उस विषय में क्या कर रहा है, मैं आपके द्वारा सब दर्शकों को बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हमें अलग अलग सेक्टर के एक तरीके से एक संस्था बनानी चाहिए जो अपने सेक्टर में, और उन्होंने पेंट का जो एग्जांपल लिया था वो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के लिए कह रहे थे। वैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC ने 31 सेक्टर स्किल काउंसिल इस्टेब्लिश किए हैं। जो आप जैसे कह रहे थे जर्मनी में वो चेंबर्स है, आपने वो हैम्बर्ग चेंबर का एक उदाहरण दिया था। तो ऐसे भारत में हमने 31 सेक्टर स्किल काउंसिल किए हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन का एक है, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स जिसमें वेल्डर्स की बात करते हैं, और पेंट्स का भी एक सेटअप होगा, और इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिशियंस का भी एक होगा। दिलीप साहब, काउंसलिंग करते हैं या ट्रेनिंग देते हैं? मतलब स्किल नहीं, मैं बता रहा हूं। ये काउंसिल जो है अलग अलग काम करता है। पहले तो जैसे आपने कहा कि ये डिमांड सप्लाई, कहां पे कितने कंपनी को कितने इलेक्ट्रिशियन या कितने वेल्डर या कितने प्लम्बर चाहिए, एक प्लम्बिंग काउंसिल भी है जो मिस्टर सोमानी चेयर करते हैं हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर के। तो ऐसा है कि वो सेक्टर काउंसिल डिटरमिन करता है कि किस लेवल पे हमें कैसे लोगों की ट्रेंड लोगों चाहिए, और किस भारत के देश में किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में ये इनकी जरूरत है। तो NSDC ने एक सेक्टोरल एनालिसिस किया है और एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक स्किल गैप एनालिसिस किया है। और ये जो सेक्टर काउंसिल्स हैं, वो हर लेवल, जैसे कि प्लम्बर हेल्पर, प्लम्बर, सीनियर प्लम्बर और प्लम्बर कंसल्टेंट को ले जा के दौरे पर एक करियर मैप बनाया है, और उस हर स्टेज में प्लम्बर हेल्पर और प्लम्बर में क्या क्या हुनर की जरूरत है, एक स्टैंडर्ड किया है, एक नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन पैक। दिलीप साहब, मुझे अगर हमारे बहुत सारे दर्शक अगर आपकी इस जानकारी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत एक प्रैक्टिकल सा जवाब दीजिए कि अगर मुझे, आपने कहा कि सीनियर प्लम्बर बनना है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? अगर आपके वेबसाइट पे जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? पटना में कहां जाऊंगा, लखनऊ में कहां जाऊंगा, या फिर मुंगेर में कहां जाऊंगा, नीमच में कहां जाऊंगा, या फिर सूरत में कहां जाऊंगा? बिल्कुल सही सवाल। हमने एक कॉल सेंटर किया है। आप 088 000 55555 पे एक मिस्ड कॉल दीजिएगा, आपको एक कॉल बैक मिलेगा, आपसे बातचीत होगी और आपकी जो जरूरत है उसको आपको डायरेक्ट किया जाएगा। नहीं तो ये कॉल सेंटर हमने, ठीक है, हमने आप अभी भी बता रहे हैं जरूरत है। ट्रेनिंग कहां दे रहे हैं आप किसी ग्रेजुएट को या अंडर ग्रेजुएट को ट्रेनिंग कहां दे रहे हैं कि उसे प्लम्बिंग की काम के लिए हम तैयार कर रहे हैं, या फिर उसे हम कंस्ट्रक्शन में कुछ और डेंटल टेक्नीशियन, जो जर्मनी का उदाहरण दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग देने की व्यवस्था आप कहां कर रहे हैं? तो अलग अलग हमारे जो NSDC के पार्टनर्स हैं, हमने 87 पार्टनर्स, और एशियन पेंट्स भी एक NSDC का पार्टनर है। कल्याणी ग्रुप जो ऑटोमोबाइल में भी ट्रेन करते वो हैं। तो अलग ऐसे एक 88 पार्टनर्स जो हमारे हैं, भारत में 390 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा में उनके 2800 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं,
और वो अलग अलग स्किल्स में ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी व्यक्ति वहां जाके ट्रेन हो करके और वो ट्रेनिंग सेंटर उसको एक जॉब में दिलाने की एक भी मदद करता है। तो ठीक एक है। 70% प्लेसमेंट जो एनएसडीसी पार्टनर्स है उनके लिए हम एक ठीक है। रखते हैं। एक सज्जन और इस साल हम 87 पार्टनर्स और ऐड करने जा रहे हैं। और हमारा जो पिछले साल था, जो एनएसडीसी पार्टनर्स ने पिछले साल 10 लाख लोगों को ट्रेन किया था, इस साल हमारा जो लक्ष्य है वो 33 लाख लोगों को ट्रेन करके 70% प्लेसमेंट करना है। जैसे ऋतुपर्णा जी आपके शो में है, टीम लीज भी आईआईजेटी के द्वारा एनएसडीसी का एक पार्टनर है। हाँ। और हम इस तरीके से इसको एक बढ़ावा देना चाहते हैं। और ठीक है। आप अगले थोड़े दिनों में एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी देखेंगे, नेशनल कैंपेन, जिसपे हम अलग अलग स्किल्स में क्या आप जी। कैसे ऑटो मैकेनिक से एक सीनियर मैनेजर बन सकते हैं, रिटेल सेल असिस्टेंट से सीनियर करने वाले हैं। मैनेजर बन ठीक सकते है। हैं। वैसे वैसे 10 लाख आप कह रहे हैं तो मैं यकीन करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसे आंकड़े कई बार हमें कागजी लगने लगते हैं। अब आदत हो गई है इस सच्चाई को देखते देखते, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो ये बड़ी संख्या है, भरोसा करते हैं। पर लोकपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप आईटीआई चलाते हुए आप लोग क्यों नहीं स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बन गए? कहीं आप छोटा इंजीनियर तो नहीं बना रहे हैं, डिप्लोमा देने का पॉलिटेक्निक संस्थाओं का एक छोटा सा पार्ट बन गए? क्या कभी आप अपने व्यवहारिक अनुभवों से बता सकते हैं कि हम जो ये चर्चा कर रहे हैं उसमें कमियां क्या है और संभावनाएं कहां मौजूद हैं? रवीश जी, धन्यवाद बहुत बहुत मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इनफैक्ट अगर हमारे पास बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेन टीचर हो और इंडस्ट्री का साथ हो, तो मेरे ख्याल से हम बहुत बढ़िया ट्रेनिंग अपने हिंदुस्तान में करवा सकते हैं। हर एक आईटीआई को इंडस्ट्री की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि टीचर को ट्रेनिंग, उसकी नॉलेज अपग्रेडेशन जो है आईटीआई के दायरे में रह करके नहीं हो सकता। इंडस्ट्री को ही आकर के वहां पर जितनी भी नॉलेज अपग्रेडेशन है, टाइम टू टाइम जितना भी अपग्रेडेशन होता है, वो आकर के शेयर करना चाहिए। और ऐसा हो भी रहा है। दिल्ली के आईटीआईज के अंदर ऑलमोस्ट हर आईटीआई के अंदर इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, 5-5। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी है जो कि सपोर्ट कर रहा है कि किस तरीके से ट्रेनिंग इम्पार्ट किया जाए। 6 महीने का जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाया जाता है। लास्ट के अगर 2 साल का कोर्स है तो 6 महीने इंडस्ट्री के अंदर उसको ट्रेनिंग करवाया क्या जाता है, ताकि आपके यहाँ उसको ऐसी कोई व्यवस्था बच्चे को पता है? चले कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरह का। लोकपाल जी, क्या आपके यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई इतिहास पढ़ रहा हो और उसे लगे कि उसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कुछ कौशल चाहिए, तो आपके दरवाजे पे जाए और उसको तुरंत एडमिशन मिल जाए? क्या ऐसी व्यवस्था है, या फिर उसकी अलग कोई टेस्ट वेस्ट लेते हैं, भर्ती बंद? तुरंत एडमिशन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो या तो 8वीं क्लास के बेसिस के ऊपर है या 10वीं क्लास के मार्क्स के बेसिस के ऊपर है। अभी तक कोई ऐसा एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम लेने का प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। तो अगर किसी को भी अगर एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग के अंदर, तो उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक वो आईटीआई में अप्लाई कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये हर साल की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि बीच के अंदर आकर के वो एडमिशन ले ले।